हेलो विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस वाला रिटर्न पर। तो आशा है कि आप सभी बच्चे ठीक ठाक होंगे और आज हम एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं जो एक सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का एक अभिन्न अंग है। आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान में 4 पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10वीं में, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। जी हाँ, उनमें से हम एक अभी इतिहास की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने जा रहे हैं जो विगत वर्षों में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। और एक और बात, यदि इसमें से ऐसा कोई प्रश्न आपको नया लगे तो आप उसे उतार सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक और बात, इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट किया था जो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जा कर के उसे देख लीजिए और आशा है कि आपको वह सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट करके वहाँ ज़रूर बताएंगे कि वह सीरीज़ आपको कैसा लगा। ओके, अगर उससे फ़ायदा आपको 10% भी होता है एग्ज़ाम में तो मेरे लिए यह बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज हम लोग का जो चैप्टर है, आप हेडिंग देख रहे हैं, उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो हम पहले चैप्टर की जो महत्वपूर्ण वीवीआई जो आप लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। कुल 70 प्रश्न इसमें है और आपको टाइम देना है और जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे वो समझ लीजिए, जो आपको ऐसा लगे कि नहीं याद है आप उन्हें लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। आंसर क्या होगा इसका? बिस्मार्क होगा। क्या आंसर होगा इसका? बिस्मार्क। आज का दूसरा प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ध्यान सुनिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है 1864, 1866, 1870 और 1871। तो जल्दी से आंसर दीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? प्यारे विद्यार्थीगण जल्दी से उत्तर दीजिए इसका, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आप सभी को पता है सर जी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। कब हुई थी? 1871 में। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो उत्तर आपको पता ही होगा, इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और जो तीनों प्रश्न आप देख रहे हैं, रक्त एवं लौह नीति बिस्मार्क, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट, ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज का अगला प्रश्न जो बेहद इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा इसका आंसर, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है बिहार बोर्ड का जिसको नहीं पता होगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आप पढ़े होंगे। इटली के एकीकरण में 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने, दार्शनिक ने अपना योगदान दिया। एक था काउंट काबूर, दूसरा था गैरिबाल्डी और तीसरा था मेजनी। याद होगा आपको, इटली के एकीकरण में 3 लोगों ने सहायता किया। एक था काउंट काबूर, दूसरा मेजनी, तीसरा गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। क्या था सर? पेशे से एक नाविक था। और बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इटली के एकीकरण में किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो 3 लोग हैं, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और मेजनी। मेजनी, ठीक है, इटली का ही रहने वाला था। आप पढ़े होंगे मेजनी के बारे में और भी बहुत सारी तथ्य बातें। एक बात याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन मेरे तरफ से याद कर लो। जो मेजनी का जो जीवनी है लाला लाजपत राय ने लिखा थी, ठीक है, लाला लाजपत राय, थोड़ा याद रखिएगा। एक और प्रश्न याद रखिएगा आप मेरे तरफ से, यहाँ इटली का पूछे तो तीनों का नाम लेंगे, वही पूछे जर्मनी के एकीकरण में, तो उसका आंसर होगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में किसने सहायता किया था मेरे भाई? तो बिस्मार्क, ध्यान रखना है। चलिए
फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस, आप पढ़े होंगे वियना कांग्रेस। वियना क्या है सर? वियना ऑस्ट्रिया की एक राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको नाम दिया गया वियना कांग्रेस। जी हाँ, वियना कांग्रेस, जिसका मेजबानी कौन किया था? मेटरनिख। क्योंकि आपको पता है मेटरनिख युग की शुरुआत हुआ था नेपोलियन के पतन के बाद 1815 से लेकर जो चला था 1848 तक। तो वियना कांग्रेस, वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया की एक राजधानी है। और यहाँ पर 1815 में एक सम्मेलन हुआ, वियना सम्मेलन। और उसके इस वियना कांग्रेस के द्वारा ही फ्रांस में एक शासक आया, एक वंश आया जिसका नाम था, आप सभी को पता होगा, उसका नाम था बुर्बो वंश। क्या नाम था? बुर्बो वंश। आप सभी को इसका उत्तर पता ही होगा। चलिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिखेटारिया, डायट। लाल सेना से संबंध था ट्रोट्स्की। लाल सेना से किसका संबंध था? ट्रोट्स्की। और जो मेजनी है इनका संबंध किससे था? कार्बोनरी। याद रखिएगा, मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से, वही लाल सेना का संबंध था ट्रोट्स्की। ट्रोट्स्की एक व्यक्ति है, ठीक है, आप पढ़े होंगे इतिहास में। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। सातवें प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत किया जाए। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री। ये सभी को पता है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड द्वारा 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण, देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? विरुद्ध में पूछ रहा है, तो आप सभी को पता होगा इनके विरुद्ध में जो था उसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम था सर? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो। तो आप आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन है 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 की एड्रियानोपोल की संधि, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो रट लेना भाई, 1829। एक और संधि अभी पढ़ के आए हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि, तो वो हुआ था 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। वही एड्रियानोपोल की संधि हुआ था 1829 में, जिसमें तुर्की शामिल था। कौन शामिल था? तुर्की। तो आंसर आपका हो जाएगा तुर्की। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस बार 26 में छपेंगे एग्जाम में। जालवेरिन क्या है? जालवेरिन कौन सी संस्था है? आपके सामने ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। जालवेरिन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो जल्दी से आप अपना उत्तर प्रस्तुत करें। जालवेरिन किसकी संस्था है? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की। तो चलिए आंसर आ रहा है, यह व्यापारियों की एक संस्था थी। अगला प्रश्न है जो सबको पता होगा, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? आपको पता है दुनिया में 7 महादेश हैं और उनमें सबसे बड़ा हमारा एशिया है और उन्हीं में जो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। उससे के बाद यूरोप का आप नाम सुने होंगे। तो इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं सर? यूरोप में आते हैं। किस में आते हैं मेरे भाई? इटली और जर्मनी यूरोप में आते हैं। आप सभी को इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज है। ओके, अगला प्रश्न है, ये सबको पता होगा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। यूनान, ध्यान रखिए, क्या आंसर इसका होगा? यूनान। इसी यूनान का शासक था, ठीक है, सिकंदर का आप नाम सुने होंगे। सिकंदर यूनान का ही था वो। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 13वां प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन है 1815, 1818, 1820, 1848। बताइए मेरे को, वियना कांग्रेस कब हुआ था?
तो आपको कुछ देर पहले बताया हूँ, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और वहाँ पे 1815 में एक सम्मेलन हुआ, जिसको नाम दिया गया वियना सम्मेलन, जिसका मेज़बानी मेटरनिख द्वारा किया गया। और इसी वियना सम्मेलन के द्वारा, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना भी किया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1815, जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर आप सही बचे देंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ऑप्शन है 1863, 1864, 1871 और 1872। तो बताइए मेरे को, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? जल्दी से उत्तर प्रस्तुत करें आप सही बच्चे। 1863, 1864, 1871 और 1872। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है 1871, फ्रैंकफर्ट की संधि। याद है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इटली का संस्थापक कौन था? आपको सबको पता है यंग यूरोप और यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। और जिस संस्था से जुड़ा था उसका नाम था कार्बोनरी। याद होगा, मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संस्था से था और इसी ने यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना भी किया था। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा के लिए रहेगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? हर एक बच्चे को पता है किसको कहते हैं सर मेरे भाई? तुर्की को कहते हैं। यह आसान क्वेश्चन था। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? टर्की जो है, तुर्की, उसको कहते हैं। हंगरी की राजधानी है, जिस तरह पढ़े हैं वियना किसकी राजधानी है? क्या बोलते हैं उसको? ऑस्ट्रिया की। उसी तरह हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या आंसर होगा? याद रखिएगा, राजधानी दो पूछता है, एक वियना का पूछता है, एक हंगरी का पूछता है। तो वियना तो ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया देश है, और हंगरी एक देश है और उसकी राजधानी है बुडापेस्ट। कैसे याद रखोगे? हंगरी में होता है भूखा, अब बुढ़ा, तो बुढ़ा क्या है सर? भूखा है, बूढ़ा हंगरी है। तो याद रखिएगा बुडापेस्ट हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी। और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं फोरिंट। क्या बोलते हैं? फोरिंट। हमारे यहाँ रुपया बोलते हैं ना, बुडापेस्ट में मुद्रा को क्या बोलते हैं? फोरिंट बोलते हैं। फोरिंट, फोरिंट। कोई बात नहीं, चलिए आगे। आज का 18वां प्रश्न ये रहा, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हर एक बच्चे को पता है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। याद होगा आप सभी को, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जिसने श्रीरंगपट्टनम में, क्वेश्चन आता है टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष कहाँ लगाया था? तो आपका उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम। ओके। और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जिसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, 1799 ईस्वी में अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें इनकी हार हुई और इनको मृत्यु दे दिया गया और इनके दो बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखिएगा। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? देखिए, अगर पूछे नेपोलियन का पतन कब हुआ तो 1814, और मेटरनिक युग का अंत पूछा है, शुरुआत पूछता तो 1815 होता। मेटरनिक युग 1815 से लेकर के 1848 तक है। यदि आपसे पूछता मेटरनिक युग की शुरुआत, दो क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, नेपोलियन का पतन तो 1814 और मेटरनिक का युग का शुरुआत 1815। अब पतन पूछा है तो इसका पतन हुआ था याद आप सभी को पता होगा, मेटरनिक युग चला था 1815 से 1848। तो पतन कब हुआ होगा? सोचिए, स्वाभाविक है सर जी 1848 में ही हुआ होगा। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क, मेजनी, नेपोलियन बोनापार्ट, गैरीबाल्डी। जल्दी आंसर दीजिए। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क, मेजनी, नेपोलियन बोनापार्ट, गैरीबाल्डी। देखिए, एक था लाल सेना, देखिए कितना संस्था है, लाल सेना ट्रोटस्की। लाल कुर्ती का जो गठन किया था उसका नाम है गैरीबाल्डी, जो पेशे से एक नाविक था। तो लाल कुर्ती पूछे तो गैरीबाल्डी, लाल सेना पूछे ट्रोटस्की, कार्बोनरी का संबंध पूछे तो मेजनी, यंग इटली यंग यूरोप का संबंध पूछे तो मेजनी, और गैरीबाल्डी का संबंध पूछे तो किससे? नाविक। ओके। और गैरीबाल्डी ने ही लाल कुर्ती का गठन किया था।
अगला क्वेश्चन है सेडोवा का युद्ध, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। सेडोवा का युद्ध दो, एक है सेडोवा का युद्ध, एक है सेडोन का युद्ध, दोनों याद रखना जरूरी है। सेडोवा का जो युद्ध हुआ था 1866 में हुआ था, 1866 में, जी हाँ। सेडोवा का युद्ध याद रखोगे आप 1866 में, दोनों इंपॉर्टेंट, सेडोवा और सेडोन। एग्जाम में काफ़ी आते हैं, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, होना नहीं एग्जाम में। सेडोवा का युद्ध 1866, यही क्वेश्चन आ भी गया। सेडोन का युद्ध, तो सेडोन का हुआ था 1817, 1870, दोनों याद रखना है। सेडोवा का युद्ध 1866 और सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। आशा है कि समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछता है सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और प्रासा। ऑस्ट्रिया और, देखिए जो सेडोवा का युद्ध और सेडोन का युद्ध, ये दोनों युद्ध में प्रासा शामिल था, ध्यान रखिएगा। सेडोवा में भी प्रासा था और सेडोन के युद्ध में भी प्रासा था, बस अंतर था विपक्षी का। सेडोवा में जो विपक्षी था उसका नाम है ऑस्ट्रिया, और सेडोन में जो विपक्षी है उसका नाम है फ्रांस। याद रखिएगा, दोनों में प्रासा शामिल है, सेडोवा में भी है और सेडोन में भी है। लेकिन सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया के साथ प्रासा था और सेडोन के युद्ध में फ्रांस के साथ प्रासा था। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में और सेडोन का युद्ध 1870। कैसे याद रखोगे सर? सेडोवा उसमें ऑस्ट्रिया और प्रासा है, और सेडोन में देखो तो ना आ रहा है ना, सेडोन में न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्रांस में भी न आ रहा है ना, देखो सेडोन फ्रांस। तो ध्यान रखिएगा, सेडोन में हम बोले हैं प्रासा दोनों में है, बच्चा इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, दोनों में प्रासा ठीक है, लेकिन किसमें ऑस्ट्रिया है किसमें फ्रांस है, बच्चा कंफ्यूज होता है। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, सेडोन में न आ रहा है और फ्रांस का उच्चारण करोगे तो न आएगा। तो ध्यान रखना मेरे भाई, सेडोन के युद्ध में फ्रांस के साथ प्रासा था, वही सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया के साथ प्रासा था, मतलब सॉरी विरुद्ध प्रासा था, साथ नहीं विरोध, युद्ध विरोध होगा ना। चलिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? यूनान को, सबको पता है। चलिए आ ही गया, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? अभी बताया हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। सेडोवा पूछा है, ध्यान रहे। फ्रांस और प्रासा, ऑस्ट्रिया और प्रासा, तुर्की और रूस, प्रासा और डेनमार्क। जल्दी से आंसर दो, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अभी पढ़े 1866 में हुआ था, ठीक है सर, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध अभी पढ़े हैं सर, फ्रांस और प्रासा न आ रहा है, फ्रांस में न आ रहा है। अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपोल की संधि किसके बीच हुई थी? अभी पढ़े हैं, एड्रियानोपोल की संधि पर तुर्की ने हस्ताक्षर किया था। इसमें जो देश सम्मिलित है उसका नाम है तुर्की और रूस। क्या नाम है? तुर्की, ठीक है, तुर्की और रूस। अगला है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो सभी को पता है सर जी, 1832। क्या आंसर होगा? 1832। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का कब घोषित किया? 1832। इसी यूनान का शासक था सिकंदर महान। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन। नेपोलियन कौन सा? नेपोलियन तृतीय। ध्यान रखना सर, नेपोलियन तृतीय। अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा, वीवीआई प्रश्न है, अपने देश में सैन्य सेवा किसने लागू किया था? ऑप्शन है मेजनी, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, हिटलर। भाई साहब ही पढ़े हैं, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने, और बिस्मार्क ने ही अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। ध्यान से याद रखोगे। अब कैसे याद रखोगे? सैन्य में 100 आ रहा है और बिस्मार्क में भी क्या आ रहा है? 100 आ रहा है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। बच्चे इतिहास में भूलते खूब है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? देखो, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, और उससे पहले हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। कब हुआ था सर? 1789 में हुआ था। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हर साल आता है। क्या? 1789 में हुआ था। कब हुआ? 1789 में। अगला है इटली का एकीकरण कब हुआ? तो सबको पता है, इटली का एकीकरण होता है 1870 में। 1870 में। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? देखिए, अभी वियना पढ़े हैं, वियना कन्वेंशन 1815। अभी क्वेश्चन और है जेनेवा। जेनेवा कहाँ है सर? स्विट्जरलैंड की राजधानी है।
तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में कन्वेंशन हुआ था 1864 में पहली बार। लुई फिलिप किस देश का शासक था? ध्यान रखिएगा, जर्मनी का एक फिलोसफर था, दार्शनिक था। कौन? लुई फिलिप। लुई फिलिप कहाँ का था? जर्मनी का था। अगला प्रश्न है बोहेमिया, बोहेमिया, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। बोहेमिया खाली देखिए, खाली पूछ रहा है कौन किस देश में है, या खाली देश ही पूछता है, तो बच्चे कंफ्यूज खूब होते हैं इस चैप्टर में। लेकिन एक बार पढ़, 2 बार 3 बार इसको देखेंगे, याद हो जाएगा। बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। ध्यान से, बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। क्या होगा? ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक था मित्र राष्ट्र, है ना, मित्र राष्ट्र में कौन नहीं था? 3 आदमी था सर, ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस था। मित्र राष्ट्र में 3 आदमी था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। करेक्ट कौन नहीं था? अब आंसर दीजिए आप सभी बच्चे। हम बता दिए मित्र राष्ट्र में तीनों है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, रूस भी है। तो कौन नहीं है सर? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसमें जर्मनी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1871 में विलियम प्रथम, आप पढ़े होंगे, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में देना। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? मैं इसका आंसर कमेंट में पिन करूंगा, आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचिए कहाँ का क्वेश्चन। चलिए, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया, सही लोग पढ़े होंगे, सार्डिनिया पिडमाउंट। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था? भाई तीनों ने किया था, ये पढ़ा है। मेजनी भी है, कावूर भी है और गैरिबाल्डी है, और डी है इनमें से सभी। तो उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। यही पूछता आपसे सर जी जर्मनी का, तो आंसर होता है बिस्मार्क। लुई 16वें को कब फांसी दी गई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में 24 में देखिए आया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। लुई 16वें को फांसी हुई थी 1793 में। कब हुई थी सर? 1793 में। अब पढ़े होंगे लुई 14वां, लुई 16वां। वियना सम्मेलन की मेजबानी, यही पढ़ा के आ रहा हूँ मैं, कि 1814 में नेपोलियन का पतन होता है, 1815 में वियना सम्मेलन होता है, जिसकी मेजबानी किया गया था मेटरनिख के द्वारा। किसने किया था मेरे भाई? मेटरनिख ने किया था। और आप पढ़े हैं 1815 से 1848 तक मेटरनिख युग चलता है, और शुरुआत 1815 और अंत 1848। ओके। निम्न में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? एक क्वेश्चन शायद आप नहीं पढ़े होंगे। जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, तो उस सम्मेलन तो देखिए अब कैसे छाटोगे? क्योटो सम्मेलन होगा नहीं सर, इसका संबंध तो पर्यावरण से है। ऑप्शन छाटिए, एक क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछा है। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ये भी सम्मेलन, इसका भी संबंध किससे है? पर्यावरण से है। वियना सम्मेलन तो होगा नहीं सर, ये अलग है। तो एक ही बचता है आंसर, कौन सा होगा? लॉसने। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, नया लग रहा है आपको, शायद नहीं पढ़े होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन छाटना है। ठीक है मेरे भाई, क्या छाटना है? ऑप्शन। तो जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि को कम कर दिया गया था लॉसन सम्मेलन में। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, किताब में नहीं दिया है। अगला प्रश्न है अमेरिका। अमेरिका में न्यू डील एक नीति है, न्यू डील, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति, इनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है और ये पूछा गया है न्यू डील नीति किसने लागू किया था? तो न्यू डील नीति लागू करने वाला था एफ डी रूजवेल्ट, या इनका पूर्ण नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। हिगेल, क्वेश्चन है हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बेहद आसान प्रश्न है, जो आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे गलती बहुत करते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य को स्थापित करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, राजतंत्र को स्थापित करना। इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? अभी बताया हूँ मैं, सिकंदर जो निवासी था वो यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था।
अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बताइए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? हो चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन है 1789, 1804, 1871, डी 1817। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो बताइए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1789 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 1789 में हुई थी। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है, रट लो भाई साहब, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पढ़े भी नहीं होंगे शायद। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय किस देश में है? तो याद रखिएगा, इस ये है जर्मनी। कैसे याद रखोगे? ज से जेना, ज से जर्मनी, ज से जेना, ज से जर्मनी। जो मैं आपको बताता हूँ तरीका याद करने का, अगर उससे याद करते जल्दी याद होगा। ठीक है, कोसुथ, एक क्वेश्चन है, कोसुथ का संबंध किस देश से था? कोसुथ का संबंध किस देश से था? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा इसका आंसर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था सर? तो बिल्कुल सही है, नाविक। देखिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब आना शुरू हो गया, अब कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिया, अब आप आंसर देते रहिए। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? देखिए 14, 16, 22, 23, कितने बार? 5 बार क्वेश्चन है। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका नेपोलियन बोनापार्ट। क्या आंसर होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त एवं लौह की नीति किसने दिया था? ये पढ़े कुछ देर पहले। देखो भाई साहब, एक क्वेश्चन देखो 11, 17, 20। अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो अभी देख रहे हैं, अगर आपसे बन जा रहा है, समझिए चैप्टर कंप्लीट है आपका। रक्त एवं लौह नीति, तो बिल्कुल आंसर सही है आपका, बिस्मार्क। 1870 में फ्रांस और प्रसा, ही पढ़े, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध। और 66 में हुआ था सेडोवा, 1866, उसमें था ऑस्ट्रिया और प्रसा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आंसर है ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध, सेडोवा का युद्ध और सेडोन का युद्ध। जल्द आपका उत्तर हो जाएगा सेडोन का युद्ध। वियना कांग्रेस कब हुआ था? ये पढ़े 1815 में, और जेनेवा सम्मेलन 1864 में पहली बार हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? जर्मनी पूछ दिया, ध्यान रहे, बच्चे गलती करके आते हैं, मार देगा मेजनी, गैरीबाल्डी, खत्म। जर्मनी पूछा, ही पढ़ाया हूँ मैं। इटली में 3 आदमी है, काउंट काबूर है, गैरीबाल्डी है और मेजनी है। वही जर्मनी में कौन है मेरे भाई? तो आंसर होगा आपका बिस्मार्क। सर क्या आंसर होगा? बिस्मार्क। फिर इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में कौन नहीं है? फिर से उत्तर वही क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो उसका आपको पढ़े होंगे, संवैधान ही पढ़ा के आया हूं मैं, संवैधानिक राजतंत्र। जी हाँ, संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? अभी पढ़े हैं। ऑप्शन है काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजनी। आंसर दीजिए, आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। अभी पढ़ा गया, इटली में 3 आदमी, गैरीबाल्डी में 1 आदमी अभी मुख्य रूप से चल रहे हैं, जिसमें रॉक एवं लॉ नीति का अवलंबन में किया था। तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। 1871 में कौन सी संधि हुई थी मेरे भाई? अभी पढ़े हैं सर जी। 70 में तो हुआ था सेडोन का युद्ध, और 66 में सेडोवा का युद्ध, 1829 में एड्रियानोपोल की संधि, और वही 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि, तुर्की। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, याद रखिएगा, तुर्की नहीं, तुर्की और रूस था एड्रियानोपोल में, ध्यान रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, बिल्कुल सही है। इटली के एकीकरण में क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? मेजनी और इमैनुअल, यही आंसर हो जाएगा, मेजनी और इमैनुअल। रॉबर्ट ओवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था? ध्यान रखना मेरे भाई, रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। जी हाँ, ये भाई साहब ब्रिटेन के निवासी थे। निम्नलिखित में कौन जर्मनी का चांसलर था? जर्मनी का चांसलर कौन था? ध्यान से आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 25 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हैं, काउंट कर लीजिए पहले, 1
2 3 4 5 6 प्रश्न है 25 में। बताइए जर्मन का चांसलर कौन था? जल्दी से। अभी आपने पढ़ा कि सर जी जर्मनी के एकीकरण में हेल्प किसने किया था? बिस्मार्क ने। तो जर्मनी का चांसलर भी कौन था सर? बिस्मार्क ही था, याद रखिएगा मेरे भाई। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? जल्दी से उत्तर। नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821। देखो कितना कितना क्रांति हुआ। 1821 में नेपल्स की क्रांति, 1829 में एड्रियानोपोल की संधि, 1866 में सेडोवा का युद्ध, 1870 में सेडोन का युद्ध, 70 में, ठीक है, और 1870 में ही इटली का एकीकरण, और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, और एक और पढ़े थे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। इतना ईस्वी आपको याद रखना है मेरे भाई। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय? अभी पढ़े हैं सेडोन का युद्ध 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। निम्न में अभी पढ़ाए थे किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा, 100 से सैन्य, 100 से बिस्मार्क में भी 100 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। क्वेश्चन ट्रिपल टाइम आ रहा है, तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना? वियना कांग्रेस। फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी पढ़े हैं, क्या आंसर होगा सर? बुर्बो वंश की स्थापना हुआ था। देख रहे हो रिपीटेड क्वेश्चन सब है। फिर है ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और फ्रांस, रूस और अमेरिका, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। क्या आंसर होगा? रूस और जर्मनी। चलिए 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। आज का लास्ट प्रश्न है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तुर्की के समर्थन में सर इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड था। तो इस तरह से हम लोगों ने 69 प्रश्न को देखा। और एक मेरे तरफ से एक बात याद रख लीजिएगा, रिविजन करवा दो एक बार में। अगर आपसे पूछे मेजनी किस देश का था? तो इटली। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी। लाल सेना गठन किसने किया? टोटस्की। वही पूछे यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किसने किया? तो मेजनी। लाल कुर्ते गठन किसने किया? तो गरिबाल्दी। गरिबाल्दी का संबंध किससे था? पेशे से नाविक था। जेलविन क्या है? व्यापारियों की संस्था है। सैन्य सेवा किसने लागू किया था? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। यूनान का शासक कौन था? सिकंदर। तुर्की का मरीज कौन है? यूरोप का मरीज कौन है? तो तुर्की। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फांसी क्रांति 1789, नेपाल की क्रांति 1821, एड्रियानोपोल की संधि 1829, सेडोवा का 1866, ऑस्ट्रिया और प्रासा, सेडोन 1870, फ्रांस और प्रासा जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी, क्वेश्चन भी आया है। और वही 1870 में इटली का एकीकरण हुआ था जिसमें काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, क्या बोलते हैं, मेजनी, गरिबाल्डी ने हेल्प किया था। वही जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क जिसने जर्मनी के एकीकरण में सहायता किया था। याद रखिएगा मेरे भाई। फिर याद रखना है आपको एक मेरे तरफ से एक चीज़ याद रख लीजिए, युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? किताब है युद्ध और शांति, आप पढ़े होंगे, टॉलस्टॉय। कौन है? टॉलस्टॉय। युद्ध और शांति के लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है। ठीक है, तो आशा है कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके। और मित्र राष्ट्र में कौन नहीं था? जर्मनी नहीं था। कौन कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस था। ध्यान रखिएगा जर्मनी नहीं था। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।